Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is हरदेव सिंह और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज की 7th वीडियो। हर वीडियो की तरह यहाँ पे भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन द सेम वे। ये पूछ रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने जो अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी प्लान की थी वो सेम की थी, जो कि गलत है। इंडिया और पाकिस्तान ने जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी प्लान की थी वो की थी मिक्स्ड इकोनॉमी की, यानी जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल होगा, जबकि चाइना ने पब्लिक सेक्टर की तरफ ध्यान दिया था। ठीक है, चाइना ने एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को चूज़ किया था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, जो असर्शन हमारा दिया हुआ है, ये गलत है। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर डेवलपमेंट प्लान्स एट द सेम टाइम, यानी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने डेवलपमेंट प्लान पे सेम टाइम पे काम करना शुरू किया था। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। तो ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये गलत दिए हुए हैं। ओके, क्योंकि वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। इंडिया ने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पे प्लान स्टार्ट किया था 1951 में, जब हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। चाइना ने स्टार्ट किया था 1953 में और पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था 1956 में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो दी हुई है वो गलत दी हुई है। अब शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन। पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किसी इकोनॉमी का, वो क्या रिकॉर्ड करता है फॉर ए फिस्कल ईयर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गलत है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो फंड ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही है। यानी किसी इकोनॉमी में कितना आउटफ्लो हो रहा है और कितना इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, यही हमें बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लोन टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी गलत है। ये लोन की बात नहीं करता, ये बात करता है फॉरेन एक्सचेंज की। तो कितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, चाहे लोन की फॉर्म में आ रहा हो, बोरोइंग की फॉर्म में आ रहा हो, लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज की बात करता है। ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ए हैज़ ए गुड दैट बी वांट्स। ए के पास कोई गुड है जो बी को चाहिए। बी हैज़ अ गुड दैट ए वांट्स, और बी के पास कोई गुड है जो ए को चाहिए। दिस इज रेफर टू एज डैश अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में इसे किसका नाम दिया जाता है? ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। हमें पता है कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज की जाती थी। ओके, तो अगर आपके पास वीट है जिसे आप बेचना चाहते हैं और आप उसके बदले में राइस खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा सेलर ढूंढना पड़ेगा जो राइस बेच रहा हो जिसकी आपको ज़रूरत है, और साथ में उसे वीट की ज़रूरत हो बदले में जो आप बेच रहे हैं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत ज़रूरी था। तो ये वही सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हैज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बोथ विद प्रोस्पेक्टिव एड एज वेल एज सप्लाई प्राइस। देखिए, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जिसकी ये बात कर रहे हैं, या मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहेंगे, तो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है पर्सपेक्टिव एड डिवाइड बाय सप्लाई प्राइस के। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। तो आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा सप्लाई प्राइस होगा उतनी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं पे पर्सपेक्टिव एड जितनी ज़्यादा होगी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। तो पर्सपेक्टिव एड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि सप्लाई प्राइस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है पर्सपेक्टिव एड के साथ, बट सप्लाई प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें क्या बताता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा किसी इन्वेस्टमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, किसी मशीनरी का सप्लाई प्राइस है आपको 10,000 की, वो पड़ रही है। ओके, और वो आपको रिटर्न देगी, टोटल प्रोडक्ट वो बना के देगी आपको 11,000 रुपये का। ठीक है, तो आपको कितनी प्रोस्पेक्टिव एड मिली है? 1,000 रुपये प्रोस्पेक्टिव एड मिली है। तो आपकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है? प्रोस्पेक्टिव एड डिवाइड बाय सप्लाई प्राइस कितना था? 10,000 मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगी 10%। ओके, तो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिव एड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सप्लाई प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो हुई फर्स्ट स्टेटमेंट की बात। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करें, ये कह रही है विद राइज इन द लेवल ऑफ इनकम, यानी जैसे जैसे इनकम लेवल इंक्रीज होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टेंड्स टू फॉल। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कॉन्टिन्यूसली गिरती रहती है। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारी जो इनकम लाइन होती है वो ऐसी होती है, और ये है हमारी कंजम्पशन लाइन। ठीक है, अब ये होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, यानी जहाँ पे हमारी इनकम जो है वो कंजम्पशन के इक्वल होती है।
इससे पहले अगर हम बात करें तो कंजम्पशन ज़्यादा होती है इनकम से, इस पॉइंट पे बात करें तो कंजम्पशन इक्वल होती है इनकम के, और इस पॉइंट के बाद हम बात करें तो कंजम्पशन कम होती है इनकम की। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी इनकम कम होती है हमारी कंजम्पशन से। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमारी इनकम इक्वल हो जाती है कंजम्पशन के, और उसके बाद हमारी कंजम्पशन कम हो जाती है इनकम की, क्योंकि हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं। अब अगर एपीसी की हम बात करें, एपीसी होती है कंजम्पशन अपॉन में इनकम के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की बात करें तो कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से। फॉर एग्जांपल अगर इनकम 100 है तो कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगी, यहाँ हम 2 तो मान लेते हैं, तो हमारी ईपीसी की वैल्यू 2 है। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे कंजम्पशन इक्वल है इनकम के, यानी एपीसी क्या हो जाएगा, अगर इनकम 100 है तो कंजम्पशन भी 100 है, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। वहीं पे अगर कंजम्पशन लेस देन है इनकम के, अब एपीसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लीजिए इनकम 100 है और कंजम्पशन है 50, तो हमारा एपीसी हो जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीसी की वैल्यू थी 2, यहाँ पे एपीसी की वैल्यू थी 1, और यहाँ पे एपीसी की वैल्यू थी हाफ। तो एपीसी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द, देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें क्या बताता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है जो विजिबल गुड्स है हमारी, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो वो होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन। ओके, अगर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से तो वो होगी बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताता है विजिबल गुड्स का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये गलत हो जाएगा, ये इनविजिबल गुड हो जाती है सर्विसेज, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या रही है, टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी टोटल जो सर्विसेज है उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ऐड कर दो, वो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है, ये भी गलत है। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये बिल्कुल सही है, विजिबल गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, जब गुड्स आ गया तो समझ लो विजिबल आइटम की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस बताता है गुड्स के। ऑप्शन डी कह रहा है टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का जितना भी एक्सपोर्ट है और जितना भी इंपोर्ट है उन्हें ऐड कर दो तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड मिल जाएगा, ये भी गलत स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू बी फिल्ड गिवन ब्लैंक्स ए एंड बी, ए और बी में कौन से ब्लैंक्स फिल किए जाएंगे। देखिए पहली चीज कह रही है लो प्रोडक्शन। ओके, लो प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे एरो दिया हुआ है, अगर लो प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, और उसकी वजह से आगे लो सेविंग होने वाली है, और लो सेविंग की वजह से आगे क्या होगा, जिसकी वजह से आगे लो प्रोडक्शन होगी। तो एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है अगर लो प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन कम होने से लो लेवल ऑफ इनकम होगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब प्रोडक्शन कम होने से इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है, ये भी हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन कम होगी तो हमारा प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वजह से सेविंग कम नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि फर्स्ट वाले पॉइंट में है लो लेवल ऑफ इनकम, प्रोडक्शन कम होगी तो इनकम कम होगी क्योंकि हमारा प्रोड्यूसर एम्प्लॉयमेंट कम देगा फिर लोगों को। अब इनकम कम की वजह से सेविंग कम होगी, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम चेक करें, लो प्रोडक्शन होगी तो लो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग होगी जिसकी वजह से लो सेविंग होगी, ये गलत है। ठीक है, सेकंड भी हमारा गलत हो गया। लास्ट पॉइंट कह रहा है लो प्रोडक्शन होगी तो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, और लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से लो सेविंग होगी। ठीक है, ये एक तरफ हम मान भी लें कि चलो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो कम लोगों को हायर करेगा, उसकी वजह से इनकम कम होगी, तो हो सकता है कि सेविंग कम हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट बी में क्या कह रहा है, लो सेविंग होगी, यानी लो सेविंग की वजह से दोबारा लो सेविंग होगी, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लो प्रोडक्शन होगी, लो प्रोडक्शन की वजह से ए में आ जाएगा लो लेवल ऑफ इनकम होगी। अब इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी, और सेविंग कम होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्योंकि हमारी सेविंग ही है जो हम बैंक्स में रखते हैं। ओके, अब वो सेविंग बैंक में जाएगी तभी वो इन्वेस्टमेंट में टर्न होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ, देखिए फॉरेन एम्बेसी जो होती है वो जिस भी कंट्री की होगी उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर यूएस की फॉरेन एम्बेसी है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएस होगी। ठीक है, इसी तरह अगर जापान की है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान होगी।
अब ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन हमें गलत दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ, तो वो किसी फॉरेन कंट्री का नाम होना चाहिए था, तो यहाँ पे दे दिया है इंडिया। इंडिया की तो नहीं होगी, क्योंकि फॉरेन एम्बेसी जो होती हैं वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती हैं, जिस भी वो कंट्री की एम्बेसी होती है, ठीक है। तो इंडिया तो यहाँ पे नहीं होगा। जापान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया होता जापान एम्बेसी या जापानीज एम्बेसी इन इंडिया आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान, तब ये इसका आंसर हो जाता। बोथ ए एंड बी तो नहीं हो सकता, इंटरनेशनल एरिया भी नहीं हो सकता। जिस भी स्टेट की या जिस भी कंट्री की वो एम्बेसी होती है उसी की वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल 4 ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, इनमें से कौन सी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की अजम्पशन नहीं है। पहली अजम्पशन कह रही है कि सारे बैंकिंग सिस्टम को हम एज ए सिंगल यूनिट मानते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन में हम क्या देखते हैं कि बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट हुए, अगर मान लीजिए लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, यानी बैंक ने 20% रिजर्व में रखना है, तो बैंक 80 रुपये लोन पे दे देगा, 20 रुपीज़ रिजर्व में रख देगा। ये 80 रुपये वापस बैंक में जमा होंगे, तो हम मान लेते हैं कि इसी बैंक में जमा होंगे। हम क्यों मानते हैं ये इसी बैंक में वापस जमा होंगे, क्योंकि हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को एज ए सिंगल यूनिट अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे इस सारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक सिंगल यूनिट है, यानी वो किसी भी बैंक में जमा हो रहे हो, हम मान के चलते हैं कि बैंक में एक में ही जमा हो रहे हैं। ओके, तो इसी 80 रुपये जब वापस जमा होंगे, इसका बैंक 20% यानी कि 16 रुपीज़ रिजर्व में रख देगा, और फिर बचा हुआ 80% यानी 64 रुपीज़ द्वारा लोन पे दे देगा, फिर ये द्वारा बैंक में जमा होंगे। तो ये हम सिंगल बैंक लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम बैंकिंग सिस्टम को एक सिंगल यूनिट यहाँ पे मान के चलते हैं। सेकंड अजम्पशन कह रहा है कि ऑल ट्रांजैक्शन आर डन थ्रू बैंक, ये भी बिल्कुल सही है, सभी ट्रांजैक्शन हमारी बैंक के थ्रू हो रही है, क्योंकि बैंक ने जो ये 80 रुपये किसी को लोन के तौर पे दिए, ये वापस डिपॉजिट हो गए हैं बैंक में, ठीक है। तो यानी कि किसी ने अगर पेमेंट करी होगी तो क्या करी होगी, बैंक के थ्रू ही करी है, ठीक है, कैश में नहीं करी है, वरना ये वापस बैंक में नहीं आते अगर पेमेंट कैश के थ्रू की जाती। तो ये कह रहे हैं ऑल ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू बैंक, जो सारी ट्रांजेक्शन की जा रही हैं वो बैंक के थ्रू ही की जा रही हैं, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी, ये हम यहाँ पे नहीं मानते अजम्पशन में, क्योंकि अगर सेविंग नहीं होगी तो बैंक में पैसा ही डिपॉजिट नहीं होगा। मान लीजिए अगर किसी के पास पेमेंट आपने करी, वो सेविंग करना ही नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि सेविंग ही वो बैंक में रखता है, अगर वो खर्चा कर देगा कहाँ पे तो वो बैंक में नहीं आएगा, ठीक है, अगर वो सर्कुलेशन में घूमता रहेगा तो वो बैंक में नहीं आएगा। तो ये सेविंग नहीं होगी इकोनॉमी में, ये हम अजम्पशन कहीं भी नहीं मानते। अजम्पशन कौन सी मानी जाती है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ए मर्चेंडाइज आप गुड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इज 1500 करोड़, यानी कि हमें एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है 1500 करोड़, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आर 20% मोर देन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट कितना होगा, वो 20% ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो इम्पोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट का 20% कितना हुआ, 1500 का 20% हुआ 300 रुपये, यानी जो इम्पोर्ट है वो 300 रुपये ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट 1500 है तो इम्पोर्ट कितना हो जाएगा 1800 करोड़, यानी इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड ट्रेड डेफिसिट विल बी, तो हमें क्या बताना है, एक तो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट बतानी है जो कि हमने निकाल दी 1800, और 1800 हमें 2 ऑप्शन में दी गई है। दूसरा हमें बताना है ट्रेड डेफिसिट कितना होगा, हम देख सकते हैं कि इम्पोर्ट कितना ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, 300 ज़्यादा है, ठीक है। अब जबकि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो डेफिसिट की सिचुएशन है, और डेफिसिट कितना है 300 करोड़ का, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इम्पोर्ट है हमारा 1800 करोड़ और ट्रेड डेफिसिट है हमारा 300 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPS, यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए हमें पता है MPS किसके इक्वल होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, यानी बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हैं, यानी अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उससे सेविंग कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो हाइपोथेटिकली अगर हम मान लें कि हमारी इनकम 100 रुपये से इंक्रीज हो रही है, तो इस बढ़ी हुई इनकम का मैक्सिमम आप कितना सेव कर सकते हैं, 100 ही रुपये सेव कर सकते हैं मैक्सिमम। इस बढ़ी हुई इनकम में से मैक्सिमम आपकी सेविंग कितनी इंक्रीज हो सकती है, 100 रुपये इंक्रीज हो सकती है। तो MPS हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 100/100 अगर हो जाए तो 1 हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो MPS की हो सकती है वो सिर्फ 1 हो सकती है। द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग, हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, राइज इन एक्सपोर्ट, फॉल इन इम्पोर्ट, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या ऑल ऑफ द अबव।
देखिए हमें पता है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस अगर फॉरेन सेक्टर भी है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो अगर कंजम्पशन बढ़ जाएगा तब भी हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तब भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तब भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इंपोर्ट क्योंकि यहाँ माइनस में है इसलिए अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। बाकी हर चीज़ से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, किससे, कंजम्पशन से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है तो इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें इंक्रीज होंगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इंपोर्ट अगर कम होगा तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ओके, तो पहली ऑप्शन दिया हुआ है राइज इन एक्सपोर्ट, ये बिल्कुल सही है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इंपोर्ट कम हो रहा है, फॉल इन इंपोर्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है, अगर इंपोर्ट कम होगा तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें देखा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द गोल ऑफ इक्विटेबल और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज नॉट फुली सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। देखिए हमें पता है कि लैंड रिफॉर्म लाए गए थे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जब इंडिपेंडेंस मिली थी हमें उसके बाद। अब लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ था, दो टाइप के रिफॉर्म आए थे, एक थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और एक थे टेक्निकल रिफॉर्म्स। ओके, टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करना शुरू कर दिया था, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यूज़ करना शुरू कर दिया था, हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना शुरू कर दिया था, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करना शुरू कर दिया था, वो हमारे थे टेक्निकल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या किया था, लैंड एरिया डिसाइड कर दिया था कि इतने से ज़्यादा लैंड आप नहीं रख सकते, ठीक है, ताकि लैंड का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या किया था, जो लैंड में कल्टीवेशन करते थे उन्हीं लोगों को ओनर बना दिया गया था लैंड का, ठीक है, जो कल्टीवेटर थे वही ओनर बना दिए गए थे, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था, तो जमींदार बीच में एबॉलिश कर दिए गए थे। लेकिन हुआ क्या, जो पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं करी गई अच्छे तरीके से पॉलिटिशियंस के द्वारा, ठीक है। दूसरा ये था कि उस पॉलिसी में जो लूप होल से जो कमियां थी उसका फ़ायदा उठा के जमींदारों ने क्या किया, अपने नाम ज़मीन करवा ली थी, अपने आप को कल्टीवेटर घोषित कर दिया था कि यहाँ खेती हम ही करते हैं, तो उसे घोषित करके इन्होंने खुद के नाम ज़मीन करवा दी थी। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमने इंटरमीडिएरीज बीच में से हटा दिए थे लैंड रिफॉर्म के टाइम ताकि इक्विटेबल और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लैंड का, वो गोल जो है हमारा फुलफिल नहीं हो पाया, उसके क्या रीज़न थे। पहला रीज़न दिया है ओन टू पॉलिसी लूप होल, पॉलिसी लूप होल की वजह से फॉर्मर जमींदार जो पहले जमींदार थे कंटिन्यू टू ओन लार्ज लैंड, उन्होंने लार्ज लैंड के मालिक वो बने रहे, यानी बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक वो बने रहे, क्योंकि पॉलिसी जो बनाई गई थी उसमें कुछ कमियां थी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में क्या हुआ था, जमींदार जो थे उन्होंने खुद को सेल्फ कल्टीवेटर घोषित कर दिया, यानी खुद को खेत जोतने वाला घोषित कर दिया कि हम यहाँ पे खेती करते हैं, तो उससे वो ओनर बने रहे उस लैंड के। थर्ड है पॉलिटिकल विल की कमी थी, यानी पॉलिटिशियनों ने ज़्यादा जोर नहीं दिया इसको इम्प्लीमेंट करने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मार्केटेड सरप्लस रेफर टू, मार्केटेड सरप्लस किसे कहते हैं। देखिए हमें पता है हमारे फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर के द्वारा की जाती है फॉर सब्सिस्टेंस ऑल्सो एंड फॉर मार्केट ऑल्सो, ठीक है, यानी फार्मर क्या करता है, जो खेती करेगा उसमें से कुछ अपने यूज़ के लिए निकाल के रख लेगा और बचा हुआ मार्केट में बेचेगा। जब फार्मर्स खेती में करे हुए प्रोड्यूस में से अपने हिस्से का जो उसने खुद के लिए यूज़ करना है उसे निकाल के बचा हुआ जो मार्केट के लिए रखता है उसे हम मार्केटेड सरप्लस कहते हैं, ठीक है, यानी वो सरप्लस जो मार्केट में सेल किया जाएगा। तो मार्केटेड सरप्लस किसे कहेंगे, सेल ऑफ कंज्यूमर गुड इन डोमेस्टिक मार्केट, ये गलत है। पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो पोर्शन जो सोल्ड किया जाएगा मार्केट बाय द फार्मर, जो मार्केट में बेचा जाता है फार्मर्स के द्वारा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट, ये गलत है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस का इससे कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि इंडस्ट्री में सारा ही प्रोडक्शन मार्केट के लिए की जाती है। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट, तो ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस एक्सप्लेनिंग द कमेंसमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि पहले किस कंट्री में 5 ईयर प्लान लागू किया गया था, फिर दूसरे नंबर पे किस कंट्री में लागू किया था, और थर्ड नंबर पे किस कंट्री में। पहले इंडिया चाइना पाकिस्तान में, या पहले पाकिस्तान चाइना इंडिया में, या फिर पहले चाइना इंडिया पाकिस्तान में, या पहले इंडिया पाकिस्तान फिर चाइना में। देखिए, इंडिया का 5 ईयर प्लान आया था हमें पता है 1951 में, चाइना का आया था 1953 में, और पाकिस्तान का आया था 1956 में। तो आंसर हो जाएगा इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द करेक्ट रीजन ऑफ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट। हमें पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, यानी कि कोई भी अगर हम अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी के लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल, एक 10,000 की आपने जॉब ली, ठीक है, उसके बाद आपको 9,000 की एक जॉब मिल रही थी और एक 8,000 की मिल रही थी। तो आपने जो 10,000 की जॉब ली है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी 9,000 उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी तरह जब हम एनवायरनमेंट को अपना खराब कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होने वाला है, जो आपको ह्यूज स्पेंडिंग करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज तो खत्म हो जाएंगे। अब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च पे, ताकि हम उनके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज खोज सकें। ठीक है, जैसे हम पेट्रोल खत्म कर रहे हैं तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव ढूंढने पे हमें टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट को खराब करने का ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन है हेल्थ कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेड एनवायरनमेंट क्वालिटी, जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी हम खराब कर रहे हैं उसकी वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उस पर हमें खर्चा करना पड़ेगा, ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एनवायरनमेंट खराब करने का। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एनवायरनमेंट खराब करने का। हमारी ओजोन खराब हो रही है, ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एनवायरनमेंट खराब करने का, यानी एनवायरनमेंट खराब करने की वजह से हमें ये सब कॉस्ट उठाना पड़ रहा है। ओके, जरूरी नहीं है फाइनेंशियल कॉस्ट की बात हो रही हो, लेकिन ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या होगा, बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, मौसम में परिवर्तन होगा, लोग बीमार ज़्यादा होंगे, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, पैदावार कम होगी, बारिश कम होगी। तो ये सब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो एक फ़ायदे वाली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक कॉलम 1 दिया हुआ है, एक कॉलम 2 दिया हुआ है, हमने मैचिंग करनी है। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी कब आई थी, हमें पता है 1978 में आई थी, यानी कि ए का तो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, इंडियाज न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी, इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसी कब आई थी, इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसी आई थी 1991 में, यानी बी का हो जाएगा 4। थर्ड कह रहा है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये चाइना के द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था, 1958 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, माओ जेडोंग के द्वारा लाया गया था, चाइना के जो लीडर थे। तो ये माओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी का क्या हो जाएगा 1। कम्यून सिस्टम जिसमें कम्युनिटी फार्मिंग की गई थी वो किसके द्वारा लाया गया था, चाइना के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी का 2। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 हमें दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये इमेज को देख के हमने सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो हमें लग रहा है उसे चूज करना है। यहाँ पे लोग दिखाए गए हैं कुछ, ठीक है, पैसा दिखाया गया है और धरती दिखाई गई, ठीक है। तो ये कह रहा है हायर पॉपुलेशन इज बेन फॉर द कंट्री, जो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो कंट्री के लिए श्राप का काम करती है। तो ये यहाँ से शो नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ पता नहीं लग रहा है कि लोग दिखाए हुए हैं, पैसा दिखाया हुआ है और धरती दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल, डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो सकता है, यानी कि आप कंजर्व कर सकते हैं, जैसे ये हाथ इकट्ठा करके खड़े हैं तो यानी कि आप धरती को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। व्हेन देयर इज इंटर जनरेशन कंसिडरेशन, जब आप आने वाली जनरेशन का ख्याल रखेंगे तभी आप धरती को बचाएंगे, यानी आप पैसा भी कमा सकते हैं और पैसा कमाने के साथ साथ धरती को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आने वाली जनरेशन का ख्याल रखते हुए डेवलपमेंट करना, यानी पैसा कमाना आने वाली जनरेशन का ख्याल रखते हुए, ताकि रिसोर्सेज इस तरीके से यूज हो कि धरती हमारी बची रहे। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे।
ऑप्शन सी कह रहा है ग्रोथ ऑलवेज स्टिमुलेट पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। डेवलपमेंट जो बड़ा कंसेप्ट है, ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू देखती है, ठीक है, यानी पैसा ज़्यादा कमाना। तो ग्रोथ ऑलवेज स्टिमुलेट पर्सनल डेवलपमेंट, ये इस पिक्चर से पता नहीं लग रहा कि ग्रोथ होने से हमेशा पर्सनल डेवलपमेंट होती है, ये आप इस पिक्चर से नहीं बता सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। अब 2 गलत है तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होगी जब हम इंटर जनरेशन कंसिडरेशन करेंगे, यानी आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखिए आप ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे तो वो डेवलपमेंट जो होगी वो सस्टेनेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी। ये गलत स्टेटमेंट दी हुई है। सैनिटेशन फैसिलिटी में इंडिया पाकिस्तान से आगे है, ठीक है। चाइना रैंक्ड अहेड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, एंड ये बिल्कुल सही है। चाइना जो है डेवलपमेंट में इंडिया और पाकिस्तान से आगे है, ये वेल नोन फैक्ट्स है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट हैज़ मैनी रिसोर्सेज फॉर अस। एनवायरमेंट के पास हमारे लिए कई रिसोर्सेज हैं। अ रिसोर्सेज दैट कैन बी टोटली रिप्लेस्ड और इज ऑलवेज अवेलेबल नेचुरली। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है और जो नेचुरली अवेलेबल हो सकते हैं। दैट इज़ प्रैक्टिकली इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि जो ख़त्म नहीं होंगे कभी भी। उन्हें क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, यानी जो टाइम के साथ दोबारा रिन्यू किए जा सकते हैं, दोबारा जनरेट हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वर टेकन अंडर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, यानी इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर के अंदर लाई गई थी। देखिए हमें पता है 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स रिफॉर्म में IMF और वर्ल्ड बैंक में हमें 2 टाइप के मेजर्स यूज़ करने को कहा था। पहला था स्टेबिलिटी मेजर, दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, ठीक है। अब स्टेबिलिटी मेजर में हमें कहा गया था कि आपको एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना चाहिए अपनी इकोनॉमी में और बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट रखना चाहिए। तो ये ऑप्शन 1 और 2 जो है वो स्टेबिलिटी मेजर के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर आपने बजट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा बजट का मेन मोटिव क्या होता है, स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमी में, जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, यानी हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आए, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना आए, यानी प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। तो स्टेबिलिटी मेजर के अंदर आता है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, यानी डेफिसिट और सरप्लस को करेक्ट करके रखना। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर आता है इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव करने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं इस तरीके से यूटिलाइज किए हुए हैं ताकि आप हायर लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी ले सकें, यानी आउटपुट आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके, ठीक है, यानी आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना जा रहे हो। और इसके लिए क्या सजेस्ट किया गया था हमें कि हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करें, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए कहा गया था, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए बोला गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बोला गया था, ठीक है, मार्केट कंपटीशन बढ़ाने के लिए बोला गया था कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ाया जाए ताकि हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस अचीव कर सकें। साथ ही साथ रेगुलेशन को स्ट्रीमलाइन करने को कहा गया था। इसका क्या मतलब है कि हमने बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगा रखे थे, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा थे, उनको कम करने को कहा गया था ताकि प्राइवेट फर्म्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो ये रिफॉर्म्स हमें बोले गए थे करने को, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर कहते हैं, और वो किस लिए किए गए थे, इंप्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये इसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।